नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी 21 जून 2021 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। आज हम आ गए हमारे 7वें सेशन पर। हमारे एक्सपीरियंस का लाभ लेते चलें और याद रखिएगा, आपका फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ अपने सारे साथियों को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक और शेयर करें और पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लें। सभी सीरियस यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ही ये सीरीज बनी है। आई होप इट रियली हेल्प्स यू प्रिपेयर योर नोट्स डिलीजेंटली। ये हमारी 4 फ्री लेक्चर सीरीज चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर। ये चारों की लिंक्स भी मैंने दे दी है। आप जब आज का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो कृपया इन प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। एक एक इसमें वीडियो चारों लिस्टों में बहुत यूजफुल हैं और यह आप ही के लिए, आपके फीडबैक का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला एडिटोरियल हिंदू अखबार से है, द विंड्स ऑफ चेंज फॉर कश्मीर, होप एंड प्रॉमिस। देखिए, जो राजनीतिक प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर की, वो फिर से स्टार्ट हो रही है। 2 साल से वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में थी। ज़्यादातर लीडर्स अरेस्टेड थे, अंदर थे, जब से आर्टिकल 370 का लगभग एब्रोगेशन हुआ था और स्पेशल स्टेटस हटाया गया था। लेकिन अभी अचानक से भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो फिर से प्रोसेस शुरू करेगी। 24 जून को पहली मीटिंग 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की होगी। तो अगस्त 2019 के 2 साल के बाद जब आर्टिकल 370 लगभग समाप्त हो गया था, ये पहली बार एक आउटरीच शुरू हो रहा है। तो नेचुरली दिस इज बिग न्यूज़। 2019 में ही जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस समाप्त करके उसे 2 यूटीज में तब्दील कर दिया गया था, जो भारत के 70 साल के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास का अनप्रेसिडेंटेड कदम रहा है। राज्य सामान्यतः यूटी में तब्दील नहीं होते हैं, यूटीज ही राज्य बनते हैं। वाइल फ्लेक्सिबिलिटी इज गुड, मतलब अभी सरकार ने अपनी तरफ से एक लचीलापन दिखाया है राजनीति में, लेकिन वो तो अच्छी बात है, हमेशा होना चाहिए। लेकिन इट इज अनरियलिस्टिक, यानी ये थोड़ा सा यथार्थवादी नहीं होगा टू अज्यूम कि जो मुद्दे राजनीति के फ्रीज हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो एक मीटिंग मात्र से अचानक से सुलझ जाएंगे। उसके साथ ही साथ कश्मीरियों के मन में जो गुस्सा भरा पड़ा है वो भी इतना जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि 19 महीने तक इंटरनेट बंद पड़ा रहा, उससे बहुत सफ़र वहाँ के लोगों ने सफ़र किया, ऐसा वो लोग कहते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी अनेक हियरिंग्स में बात सामने आई। इंटरनेट इसी साल बहाल हुआ था, एक बार जो बाइडन राष्ट्रपति बने थे उसके कुछ दिनों के बाद, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। To end the special status of Kashmir was part of हिंदुत्व कोर एजेंडा अचीव्ड इन 2019 बाय मोदी। तो बहुत समय से ही बोला जा रहा था, कई दशकों से, कि ये क्यों दे रखा है आर्टिकल 370, ये सब नेहरू की गलती है, हटाओ इसको। और मोदी ने दूसरी बार जीतने के बाद उन्होंने इसे हटा भी दिया। लेकिन उसके बाद से ही हम ये देखते हैं कि पिछले 7 से 8 सालों से जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक नेता हैं कश्मीर के, उनको लगातार अंडरमाइन किया गया। यहाँ तक कि जब बीजेपी ने सरकार चलाई, कोalition गवर्नमेंट पीडीपी के साथ, और उसमें भी पीडीपी और एनसी जो है, उन्हें कभी भी कश्मीर में सॉल्यूशन का हिस्सा बीजेपी ने नहीं माना। उन्हें हमेशा बोला कि तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम होती है, तुम सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते हो। और जो अलायंस पीडीपी के साथ था, उसकी वजह से बीजेपी और पीडीपी के बीच के झगड़े और पड़ गए, कम नहीं हुए। और एक बार अगस्त 2019 का परिवर्तन आया तो लगभग सभी नेता बहुत लंबे समय तक जेल चले गए। उसके बाद बीजेपी ने पैरेलल में कोशिश की कि बहुत सारे स्थानीय नेता जो उसके प्रति सिंपैथेटिक हो, उनका ग्रुप तैयार किया जाए। वो कुछ हद तक सफल हुए, कुछ हद तक सफल नहीं भी हुए। ग्लोबल विंड सडनली चेंज, लेकिन फिर 2021 आते आते राजनीति विश्व की बहुत तेजी से बदली। ट्रंप हट गए और प्रेसिडेंट जो बाइडन आ गए। ट्रंप साहब जो थे वो कश्मीर को लेकर बिल्कुल चुप रहते थे, प्रो इंडिया थे। और जैसे ही बाइडन आए, प्रो इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड थे, और जैसे ही बाइडन आए तो ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर दबाव उनकी तरफ से बहुत बढ़ गया। अभी हाल ही में ओपन सोसाइटीज डिक्लेरेशन भी आया है, जो अपने आप में काफ़ी आंखें खोल देने वाला है। भारत ने उस पर सहमति दी है। तो मेरा आज के लिए आपके लिए सवाल बड़ा प्यारा है, कृपया हमें बताएं कि ये ओपन सोसाइटीज़ का डिक्लेरेशन क्या है। G7 में जो एक ओपन सोसाइटीज़ डिक्लेरेशन हुआ, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? डू शेयर विथ मी इन दी कमेंट थ्रेड। और सभी लोग अच्छे से सवालों के जवाब दें, हर एडिट की समरी भी अपनी तरफ से भी निकालें। तो ग्लोबल विंड्स बदल गई और जो बाइडन आ गए सत्ता में। अमेरिका फिलहाल अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है और उसका कहना है कि हम सिर्फ चाइना के ऊपर अभी फोकस करेंगे। उसके अलावा भारत फिलहाल चाइना के साथ LAC लद्दाख पे उलझा हुआ है। चाइना पीछे तो हटा नहीं है, डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं जैसा सोचा था। भारत कुछ हद तक पीछे हटा, लेकिन चाइना तो हमेशा से ही इन मामलों में धोखेबाज तो रहा ही है, उसने हटने से मना कर दिया है। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्पष्ट है कि वो भारत की कश्मीर नीति को अप्रूव नहीं करता है, वर्तमान नीति को। और पाकिस्तान इस सब का फ़ायदा उठा के अपना बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करना चाहता है।
सेकेंड वेव की मिसहैंडलिंग जो हुई उससे सरकार की इमेज ग्लोबली बहुत ख़राब हुई। जो जनवरी में हम बोल रहे थे कि हमने विश्व को बचा लिया, अब हमें समझ में आया कि भाई यहाँ अब हमें थर्ड वेव की तैयारी करनी पड़ेगी। और भारत के लोकल डायनामिक्स भी चेंज हुए असेंबली इलेक्शंस वगैरह के बाद। इसीलिए सरकार अब पूरी तरह से जो पहले रिजिड थी उसको समझ में आ गया कि फ्लेक्सिबल होने से फ़ायदा हो सकता है। अच्छी बात है, अगर खुले दिल से करेंगे तो शायद सभी का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब ये समय बताएगा कि क्या कोई ड्यूरेबल डेमोक्रेटिक एक अच्छा सॉल्यूशन कश्मीर का निकलेगा या सिर्फ एक इमेज मैनेजमेंट का खेल रहेगा। अब ये तो समय में ही पता चलेगा, एकदम से कुछ भी कहना असंभव है। मजा आया आपको? समराइज कीजिए, कमेंट थ्रेड में लिखिए। आज का दूसरा एनालिसिस है ईरान हार्डलाइनर बिकम्स प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर ही कही जा सकती है कि ईरान में जो एक तरफ आप सुप्रीम लीडर होते हैं जिनके हाथ में डिफेंस होता है, आर्मी होता है, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट को पूरा कंट्रोल करते हैं और स्थानीय प्रशासन को चलाते हैं। और नॉर्मली पिछले काफ़ी समय से हसन रूहानी साहब रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट रहे, सुधारवादी। और जो वहाँ के सुप्रीम लीडर होते हैं, आयतुल्लाह खोमेनी से कहानी शुरू हुई थी 79 के रेवोल्यूशन के बाद, वो हमेशा हार्ड लाइनर होते हैं। अगर सारे ही लोग हार्ड लाइनर हो जाएंगे तो देश को तो चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक हार्ड लाइन धार्मिक नेता, क्लेरिकन है, धार्मिक नेता, क्लर्जी का हिस्सा, इब्राहिम रईसी, ये वहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये 2019 से चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किए गए थे। और ये बिल्कुल स्पष्ट आरोप है कि 2021 का राष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से फर्जीवाड़ों से ग्रस्त रहा है। ईरान की जो क्लर्जी है, यानी वहाँ के जो धार्मिक नेता हैं, अब उनके हाथ में मिलिट्री, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेसिडेंसी सब कुछ आ चुका है। मतलब रिफॉर्मिस्ट और मॉडरेट लोगों की जगह खत्म कर दी गई है। किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है अगर सभी लोग हार्डलाइनर वो हो जाएंगे तो फुल रिवर्स गियर में गाड़ी भागती है। नॉर्मली क्या होता है, ईरान का जो सुप्रीम लीडर होता है वो डिफेंस, आर्मी वगैरह पे नियंत्रण रखता है और जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश को चलाते हैं। तो मॉडर्निस्ट, रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट्स हमेशा सुप्रीम लीडर्स के साथ कहीं ना कहीं तलखी भरा रिलेशनशिप तो रहता था। जो मॉडर्निस्ट थे जैसे मोहम्मद खातामी हुए, हसन रूहानी हुए, उन्हें हमेशा कंजर्वेटिव से कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती थी। रईसी 2017 में रूहानी से हारे ही थे। और 2000 के चुनावों में जो गार्डियन काउंसिल थी, जो सारे कैंडिडेट्स के नामों को वेट करती है, इन्हें चेक करती है, उसने सारे रिफॉर्मिस्ट नामों को ही स्क्रैप कर दिया। मतलब वहाँ का इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन बॉयकॉट कॉल दे दिया रिफॉर्मिस्ट लोगों ने कि भाई ऐसा थोड़ी चलेगा कि अब सिर्फ हार्डलाइनर को ही आगे लोगे और खड़ा भी नहीं होने दोगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो फिर जो बॉयकॉट का कॉल आया उस वजह से वोटिंग परसेंटेज 48.8% हो गया। और इलेक्शन बॉयकॉट कॉल मतलब इसी फ्रॉड की वजह से जो आया था, तो इसमें काफ़ी गिर गया। रईसी को इसमें से 62% मिले। इनके ऊपर अमेरिका का ये आरोप है कि आयतुल्लाह खोमेनी ने 1989 में एक बहुत ही गुप्त आदेश दिया था कि जिस किसी ने भी मेरी राजनीति का विरोध किया है सबको मार डालो। और उनको मार डालने के लिए जो जुडिशियल ऑर्डर्स वगैरह जारी करने थे या जो एग्जीक्यूशन का काम था वो इब्राहिम रईसी ने ही 1990s में किया था। और उस आयोग का नाम था द डेथ कमीशन। समझ में आ रहा है आपको? ये नाम अमेरिका का ही दिया हुआ। ईरान रेवोल्यूशन इज नाउ एजिंग। आप जानते हैं 79 के बाद अब ईरान की क्रांति तो बूढ़ी हो गई है और बहुत सारे स्थानीय चैलेंजेस हैं। इन्फ्लेशन हाई है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं हैं। ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है। और इकोनॉमी इज इन डायर स्टेट्स, रिफॉर्म्स आर लैगिंग। प्रेसिडेंट रूहानी's अटेम्प्ट टू मेंड रिलेशंस विद द वेस्ट। अब आप जानते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ी गलती जो की थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को स्क्रैप कर दिया, न्यूक्लियर डील को, जो ओबामा ने बड़ी मुश्किल से की थी। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल के खास मित्र रहे, पूरी तरह से प्रो इजराइल थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो मॉडर्निस्ट आदमी था रूहानी जिसने वो डील करवाई थी, वो एकदम से स्थानीय राजनीति में कमज़ोर हो गए। और वो कमज़ोर हुए तो हार्डलाइनर्स को आगे आने का मौका मिल गया। और इस वजह से लोकल ग्राउंड रिफॉर्मिस्ट का बहुत, तो आप देख रहे हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होता है। आपकी जो कॉज और आपके जो एक्शंस होते हैं उसके जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, इफेक्ट्स आते हैं, वो कैसे कैसे आ सकते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कदम उठाने चाहिए। रईसी साहब ये चाहते हैं कि यूएस की न्यूक्लियर डील फिर से शुरू हो जाए और सैंक्शंस हट जाएं ताकि इकोनॉमी थोड़ी चलना शुरू हो। आज की तारीख में जो भी राजनीति हो, लेकिन ईरान के नेताओं को एक बात समझनी होगी कि वहाँ की इकोनॉमी की टांगें टूट चुकी हैं और लोग बड़ा डेस्परेटली चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा रिसर्च करके हमें बताइएगा कि ईरान की क्रांति जो हुई थी उसने किसका तख्ता पलट किया था और उस क्रांति से ईरान में क्या क्या परिवर्तन आए। उसके अलावा मुझे बताइए भारत और ईरान के रिश्ते कैसे रहे हैं। भारत ईरान से तेल खरीदना क्यों अचानक से बंद कर दिया, जबकि ये तो हमारा बहुत पुराना
अपना दोस्त था। जवाब दीजिएगा कमेंट थ्रेड में, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों 6 जुलाई से मेरा बहुत प्यारा कोर्स एसएनटी क्रैकर कॉम्बो आ रहा है। ये 25 सेशन का कोर्स है एसएनटी क्रैकर, और साथ ही साथ हम 3 कोर्सेज आपको कॉम्बो में देते हैं। इसका एक्सेस आपको 6 महीने का, इसका एक्सेस 6 महीने का और ये पूरा 1 साल का। आगे बढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस से आज के आज एनरोल करें। टीम का नंबर भी दिया है और इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ जुड़ेंगे 6 जुलाई से। आज का तीसरा बड़ा एडिट है इंडिया रशिया प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है बहुत भारी दुविधा में फंस गए हो। बहुत ही भीम का एडिटोरियल ये प्रोफेसर साहब ने लिखा, कोई प्रोफेसर ही इतना लिख सकता है। एनीवे इंडिया रशिया प्रेडिकमेंट मतलब भारत रूस को लेकर एक ऐसी दुविधा में फंस गया जिससे निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया भाई, रूस तो हमारा दोस्त रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब बड़े अहिंसक प्रवृत्ति के आदमी हैं, आप जानते ही हैं सब कुछ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में स्पष्ट मना कर दिया कि भारत चीन के झगड़े में मैं भारत की तरफ से नहीं बोलूंगा, और उन्होंने कहा कि आप दोनों मैच्योर हैं, आप आपस में इसको निपटा लीजिए। भारत के लिए बहुत बड़ा शौक रहा क्योंकि 70 सालों में रशिया ने, सोवियत संघ ने हमेशा प्रो इंडिया बातें की थी, लेकिन चाइना के एफर्ट्स तो बड़े क्लियर हैं। भारत को जितनी चोट दे सकता है क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाइना तो वही करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में रशिया चाइना की तरफ से बोले ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। रशिया ने पहले भारत को ये एडवाइस किया था कि यार देखो, ये जो तुम क्वाड वॉर्ड बना रहे हो ना, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग फॉर एशिया पैसिफिक डिफेंस आर्किटेक्चर, इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान, ये क्या कर रहे हो यार तुम? मतलब ये गलत लोगों से हाथ मत मिलाओ, संगति में रह के बिगड़ जाओगे तुम उन लोगों की। एंड नॉट टू रिवाइव कोल्ड वॉर टाइम मेंटालिटी। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था भैया? तो कोल्ड वॉर जो था वो कैपिटलिस्ट वेस्ट और कम्युनिस्ट ईस्ट के बीच का लगभग 40-45 साल चला। बहुत खतरनाक एक ऐसा युग था जिसमें आयरन कर्टन आ गया था। तो आप जरा कमेंट थ्रेड में हमें बताएंगे शीत युद्ध क्या था, कब से कब तक चला और उसका रेफरेंस यहाँ क्यों दिया गया है, और शीत युद्ध से भारत को बचाने के लिए पंडित नेहरू ने क्या मास्टर स्ट्रोक चला था वो भी बताइए। तो रशिया कहता है कि तुम तो ये सेकेंड कोल्ड वॉर के हिस्सा बन रहे हो, मत बनो, और तुम्हें चाइना को होलिस्टिकली देखना चाहिए। मतलब रशिया चाइना की पैरवी करने लग गया है। रशिया ने बड़ा साफ बोल दिया है कि ये जो इंडो पैसिफिक बना रहा है अमेरिका, हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये सब बेकार है। जो होना चाहिए वो एशिया पैसिफिक होना चाहिए, एशिया प्रशांत, क्योंकि इंडो पैसिफिक अमेरिका का चाइल्ड है और एशिया पैसिफिक जो है वो ऑर्गेनिक है, और इसलिए उस पर फोकस करो। लेकिन इससे भारत की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती ना, भारत की जो चाइना प्रॉब्लम है। और उसके बाद रशिया ने यह भी बोला कि ये जो क्वाड तुम बना रहे हो ये तो एशिया का नाटो बना रहे हो, और आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, उससे रशिया को वैसे ही बहुत भयंकर तकलीफ है, 30 सदस्य हैं उसके। भारत लद्दाख में बहुत बुरी तरह चाइना के साथ उलझा हुआ है, और प्रोफेसर साहब बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए लद्दाख में स्थितियां इतनी गंभीर हैं अभी, और वो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए इतनी डेंजरस है जिसपे अभी उतना स्ट्रेस मीडिया दे ही नहीं पा रहा है, जबकि वो है प्रॉब्लम बहुत भयंकर। और ऐसे में रूस का साथ नहीं देना अच्छी बात नहीं है। जब यूएसएसआर का, सोवियत संघ का 91 में पूरी तरह विघटन हो गया था, तो भारत ने देखा कि जो रूस उसमें से निकला वो तो बहुत कमज़ोर था, और वो आज की तारीख में अब एक बहुत एम्बिशियस चाइना के सामने तब भी नहीं और अब भी नहीं मदद कर पा रहा है। हालांकि 90s में तो चाइना भी इतना बड़ा और एम्बिशियस नहीं था। उसके अलावा इंस्टेड ऑफ दैट रशिया सॉ इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ आरआईसी। तो रूस ने दूसरा गेम खेला। उसको ऐसा लगा कि ये जो ट्रायलैटरल है रूस भारत चीन, वो इसका नेता बन जाएगा। भारत उससे जुड़ा इसलिए नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा रूस और चाइना पे भरोसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि पश्चिम और अमेरिका का एक यूनिलैटरल वर्ल्ड ना बन जाए, यूनिपोलर वर्ल्ड ना बन जाए, एक ध्रुवीय विश्व ना बन जाए। इसलिए भारत ने कहा कि भाई एक्सटर्नली बैलेंस करने के लिए मैं आरआईसी से जुड़ जाता हूँ। आरआईसी ट्रायलैटरल जो था वो बहुत ढंग से ग्रो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि चाइना हमेशा से होस्टाइल रहा, तो भारत कैसे उससे प्यार में पड़ सकता था। और चाइना ने पाकिस्तान को अपना बेइंतहा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिससे ये दिक्कत हो गई कि वहाँ से आने वाले टेरर को एक कवच मिल गया, भारत को बहुत दिक्कत हुई। सो इंडिया टू फोकस्ड ऑन बिल्डिंग ब्रिजेस विद द यूएस। तो फिर भारत जो है वो अमेरिका की तरफ झुकता चला गया। आज इंडिया ने 1991 से जो रिफॉर्म्स लॉन्च किए उसको 30 साल हो गए हैं, और भारत पूरी तरह जिन वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल्स को क्रिटिसाइज करता था, आज वो उनके साथ डीपली इंटीग्रेट हो गया है। उसके साथ ही इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फायदा ये मिला, फायदा कहें जो भी कहें, भारत को इजराइल से, फ्रांस से, अमेरिका से गोला बारूद हथियार मिलना शुरू हो गए, जिसने रशिया पर भी दबाव डाला कि वो भारत के थोड़ा और करीब आने की कोशिश करे, क्योंकि रशिया हमारा डिफेंस का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था।
भारत के पास आज वो हार्ड पावर नहीं है जिससे वो चाइना को बैलेंस कर दे। चाइना की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन है, भारत की इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन है, तो हार्ड पावर 5 गुना कम है हमारे पास। एंड इट इज़ लुकिंग 5 गुना कम है, या कहें हमसे उनकी 5 गुना ज़्यादा है। और भारत इसीलिए अन्य बड़ी ताकतों से हाथ मिलाकर चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब चाइना जो है वो ये बोलता है कि जो भारत अमेरिका का रैप्रोचमेंट हुआ है, रैप्रोचमेंट का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में से एक सामान्यपन जो आ जाता है तलखी के बाद का, गुस्से के बाद का। तो चाइना ये बोलता है कि ये जो इंडिया यूएस का अप्रोचमेंट हो रहा है ना, ये तो कंटेनमेंट है, मतलब मुझे दबाने के लिए हो रहा है, जबकि भारत के कारण कुछ अलग है जो हमने अभी देखा। इन फ्यूचर द ओनली स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल इन मैरीटाइम डोमेन विल दैट विल मैटर विल बी यूएस इंडिया चाइना। तो ये ऑथर ने बहुत बड़ी बात बोली कि देखिए ये सब जापान और ऑस्ट्रेलिया और ये सब ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या है, जो 3 ताकतें मैरीटाइम क्षेत्र में एशिया में मैटर करेंगी, अमेरिका, भारत, चीन। रशिया तो ऑलरेडी चाइना का जूनियर पार्टनर बन चुका है, जो रशिया के खुद के ग्रेट पावर एम्बिशन के लिए ठीक नहीं है भैया। अगर अमेरिका और रशिया के रिलेशन नॉर्मल हो गए तो उससे इंडिया का भी जो है फायदा होगा, क्योंकि रशिया का एटीट्यूड भारत के प्रति थोड़ा बहुत और बेहतर हो सकता है। मतलब इंडिया ये चाहता है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते सामान्य हो जाए। और वो इस साल अभी जो जेनेवा में मीटिंग हुई जून 2021 में प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट पुतिन की, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फिर रशिया अगर थोड़ा बहुत भी दिल में नरम हो गया अमेरिका के प्रति, तो वो चाइना के प्रति फिर उतना ज़्यादा झुकाव शायद उसका न रहे और वो पोजीशन हार्डन नहीं कर पाएगा रशिया। तो भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। गिवन चाइनाज एग्रेसिव असर्शन ऑफ पावर, फोरम्स लाइक आरआईसी एंड ब्रिक्स हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंस। भारत को आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना और ब्रिक्स से इतना फायदा नहीं हो रहा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दो, और ब्रिक्स कितना फायदेमंद रहा है पिछले 20 सालों में, जरूर बताओ। भारत के लिए फायदा नहीं, क्योंकि दोनों में जो सी मौजूद है, चाइना, उससे भारत को कोई प्यार मिल नहीं रहा है, तो दिक्कत है। और इसीलिए भारत चाहता है कि चाइना जब तक पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट नहीं करेगा कंसेशन, तो सब रेटरिक है, सिंबल्स हैं। तो वर्तमान के लिए चाइना बहुत क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियम उस पर अप्लाई नहीं करते हैं और मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा चाइना सोचता है। भारत को पूरी ताकत से चाइना को रोकना होगा और उसके लिए ग्लोबल अलायंस बिल्डिंग करनी होगी। मजा आया? समराइज करो इसको 3-4 स्टेटमेंट्स में। हमारे बहुत प्यारे करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, इनको आप ट्राई आउट करो। सीए बूस्टर प्रीमियम और एडिटोरियल के लिए पावर ऑफ 10, ये इतने अच्छे प्रोग्राम्स है कि आप एक बार जुड़ोगे तो फिर आप साथ छोड़ोगे नहीं। बहुत प्यारे प्रोग्राम्स हैं। आज के आज एनरोल करें, क्लिक करें, ओपन करें, लिंक को स्टडी करें एंड ट्राई आउट द मंथली पैकेजेस एंड देन यू विल रियलाइज ट्रेमेंडस क्वालिटी इज देयर। चौथा एनालिसिस, एक्सेस कोविड डेथ एंड द रियल डेथ टोल। तो भारत में वास्तविक मौतें हुई कितनी हैं, ये हम निकाल सकते हैं एक्सेस हमारे डेथ टोल से। और क्यों निकालना है? वो इसलिए निकालना है कि सही पॉलिसी मेकिंग ही नहीं हो पाएगी अदरवाइज। ऐसा कहते हैं कि भारत में जब कोविड नहीं था, सामान्य समय था, तो भारत में कुल मौतों का केवल 85% का पंजीयन होता था, रजिस्ट्रेशन होता था। मतलब कोविड में तो ये और गिरा ही होगा ना। और ये 85 में से केवल 25% होते थे जिन पे कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता था कि मौत किस वजह से हुई। और उसमें भी रूरल अर्बन में बहुत डिवाइड था, और वो भी स्टेट वाइड बहुत डिवाइड था। इसका मतलब कोविड में एक तो ये 85 घट के आधा रह गया होगा, और उसमें वो 25 भी घट के कम हो गया होगा, और रूरल अर्बन भी बहुत बड़ा होगा। तो इसमें मिस्टर लहरिया बिल्कुल साफ बोल रहे हैं कि एक्चुअल कोविड डेथ काउंट जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ उससे तो बहुत ज़्यादा होना ही होना है। बात समझ रहे हैं आप? फिर वो कहते हैं कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि विश्व भर में कोविड की वास्तविक मौतें सरकारी आंकड़ों से 2 से 3 गुना होंगी। भारत में 3 से 14 भी हो सकती हैं। द लॉन्ग लाइन्स एट द क्रिमेटोरिया एंड बरियल ग्राउंड। भाई आप सभी ने अप्रैल मई में देखा ही है किस तरह सभी श्मशान गृह हो या कब्रगृह, सब कब्रिस्तान हो, सब तरफ आप भीड़ देख रहे थे और लाइन लगी हुई थी, टोकन बट रहे थे कि भाई शव को जलाना हो, क्रिमेशन करना हो, अंतिम संस्कार करना हो तो लाइन में लगो। और मीडिया ने इसको कैप्चर किया, तो वो एक तरह से सबूत रहा। अब ग्रामीण भारत की तरफ चलते हैं। ग्रामीण भारत में तो हमेशा से डेथ की रिकॉर्डिंग कमज़ोर ही रही, लेकिन आज हमारे पास एक्सेस डेथ के बहुत सारे प्रूफ्स हैं। जैसे हम अगर ये बोलते हैं भारत में सामान्य रूरल क्षेत्र में नॉर्मल डेथ रेट इज 7 पर 1000 पीपल, मतलब हर 2 महीने में किसी 1000 लोगों के गांव में एक मौत होनी चाहिए, साल भर में 7 होंगी। लेकिन इन 2 महीनों में कई गांवों में सैकड़ों मौतें हो गई। तो क्या ये एक्सेस डेथ का सबूत नहीं है? अब हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार हो या सारी राज्य सरकारें हों, वो आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रही, ऐसा इस डॉक्टर का कहना है। लेकिन
अभी हाल ही में जो डेथ रिकंसिलिएशन डेटा बिहार से निकला, महाराष्ट्र से निकला, जिसमें 75% ऑफिशियल आंकड़ों को बढ़ाना पड़ा रातों रात, उसी से ये समझ में आता है कि भाई अभी तो और ऑडिट होंगे तो और सारी सच्चाइयां बाहर आएंगी। अंडर रिपोर्टिंग होती क्यों है? देखिए, कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल से नंबर्स आने में देरी हो रही है, होम आइसोलेशन में मौतों के नंबर टैली नहीं हो पा रहे हैं, ट्रांजिट में ही लोग मर गए, वो मतलब अस्पताल जाते जाते मौतें हो गई, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और कोविड से ठीक होकर बाहर आया फिर मौतें हो गई कोविड से, कॉम्प्लिकेशन से, वो रिकॉर्ड अब हो रहे हैं। समझ में आया आपको? और ये जो एक्सेस डेथ होती हैं, इसमें भी सारे आंकड़े अभी शहर से ही आ रहे हैं, बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटीज से, गांवों से नहीं आ रहे हैं। और गांवों में तो कोविड का सपोर्ट था कहाँ, बिना RT-PCR के टेस्ट के सपोर्ट दिया जा रहा था। तो अगर आपका टेस्ट ही नहीं हुआ है RT-PCR का, तो कोविड से हुई मौत की रिकॉर्डिंग कौन करने वाला है? एनी कोविड स्ट्रेटजीज कोर गोल हैज टू कट मोर्टेलिटी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस एडिट का सबसे तगड़ा पॉइंट है, अच्छे से नोट करो, कॉमेंट थ्रेड में समझाओ। ये कहते हैं कि देखो, किसी भी देश की कोविड स्ट्रेटजी का एक ही गोल होता है, मौतों को कम करो। तो एक ही आंकड़ा है एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ, किसी को भी असेस करने के लिए। ये जो रोज प्रोसेस बेस्ड डेटा देते रहते हैं हमको, आज हमने इतने टेस्ट किए, आज हमने इतने बेड, अरे इससे कुछ नहीं होगा। कितने मरे ये बताओ, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम आई या नहीं। प्रोसेस इंडिकेटर्स कुछ नहीं बताएंगे, मौतें बताएंगी। लेकिन सारी सरकारें प्रोसेस बेस्ड में उलझ के रह गई हैं प्राइमरीली। समझ में आया आपको? ये इनका आरोप है। अब अगली वेव की तैयारी करनी है तो एक्चुअल आंकड़ों पे काम करो, क्योंकि अगर आधे अधूरे आंकड़ों पे काम करेंगे तो स्केलिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। फिर वो कहते हैं 4 तरीकों से डेथ के एस्टीमेट निकल सकते हैं: डेथ ऑडिट, एक्सेस डेथ एनालिसिस, डेथ सर्वेज एंड वर्बल ऑटोप्सीज एंड डेकेडल सेंसस। भारत का तो सेंसस 2021 का शुरू ही नहीं हो पाया अभी तक। इन चारों के लिए आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सही नंबर ऑफ डेथ्स के पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमेशा डिफेक्टिव रहेगा। तो समराइज कर दीजिए इसको। आज का आपको अगला रिमाइंडर हम दे दें, इससे पहले इस पे जाएं, आप हमें बताइएगा आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या एक्सेस डेथ हुई हैं, आप किस शहर से, और आपके शहर में मीडिया ने आपको क्या बताया कि क्या आपको सही आंकड़े मिले? बताइएगा, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर इकोनॉमी में ज़रा भी दिक्कत है तो मेरा ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत पॉपुलर कोर्स है, 8 जुलाई से शुरू होगा, इसके बारे में जानकारी लें और एनरोल करें। तालिबान राइजिंग इन अफगानिस्तान, हमारी जो आज की 5वीं न्यूज़ है, 4 एडिट हो गए और न्यूज़ है, वही हुआ जिसका डर था। अंततः अभी इनकी पीस टॉक्स तालिबान और सरकार की ठंडी पड़ गई है, और ये कतर में हो रही थी, दोहा की राजधानी कतर में। पूरे के पूरे अफगानिस्तान में हिंसा तेजी से बढ़ गई है। और मैंने बहुत पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि तालिबान कोई मॉडर्न रिपब्लिक तो बनाएंगे नहीं। तालिबान ने आज ये बोल भी दिया कि हम तो चाहते हैं कि पुरानी परंपराओं और इस्लाम धर्म के नियम के हिसाब से नया अफगानिस्तान बने। मतलब वही पुराना वाला तालिबान शासन। तालिबान ये बोलता है कि भाई हम विमेन और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन ट्रेडिशन और रिलीजन के नियमों के हिसाब से। तो ये तो एक बहुत दूर की कौड़ी है, और तालिबान का पिछला शासन जिन्होंने समझा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि आने वाला समय अफगानिस्तान के लिए अंधेरों से भरा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति अफगान के दोनों टॉप लीडर्स से अभी हाल ही में मिलने वाले। राष्ट्रपति का नाम बताइए। और आज की आखिरी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, आप जानते ही हैं, वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, राजा ही हैं प्रैक्टिकली अब तो। उन्होंने बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाए हैं, क्योंकि इस ऑयल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, और उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने अपने रिफॉर्म सारे के सारे लाए हैं। अब जो यहाँ का इस्लाम का वर्जन है उसको कहते हैं वहाबी इस्लाम। ये बहुत ही कट्टरपंथी है, लेकिन इसने 100-150 सालों में यहाँ की रूलिंग साउथ फैमिली को बहुत फ़ायदा पहुँचाया, इसलिए उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन अब बदलते समय में जहाँ पीक ऑयल आ चुका, तेल का धंधा धीरे धीरे 10 साल में रिन्यूएबल के कारण खत्म होगा, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब धीरे धीरे धार्मिक चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाते जा रहे हैं और रियल लाइफ में फ्रीडम देते जा रहे हैं। लेकिन जो भी पॉलिटिकली उनको अपोज करता है, उनको वो पूरी तरह से क्रश कर देते हैं। यह है कहानी सऊदी अरब की। आई होप आपको मजा आया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले सेशन की तैयारी करें। नमस्कार, जय।